अमेरिकी टेलीविजन समाचार के उन शुरुआती दिनों की जरा कल्पना करें। हाँ, 1940 के दशक का आखिरी दौर, दूसरा विश्व युद्ध अभी खत्म ही हुआ है। हर शाम लाखों अमेरिकी अपने लिविंग रूम में हैं, नजरें टीवी पर। वॉल्टर क्रॉन्काइट, एडवर्ड आर मुरू, डैन रादर, ये सिर्फ न्यूज एंकर नहीं थे, ये भरोसे की आवाजें थीं। शांत, गंभीर, ऐसा लगता था जैसे देश की अंतर आत्मा बोल रही हो। मतलब जब ये कुछ कहते थे तो लोग मानते थे। हाँ, एक भरोसा था उन आवाजों पर। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर ये भरोसा ही मतलब गढ़ा गया हो? क्या हो अगर उन चमकती डेस्कों के पीछे कोई और हो जो तार हिला रहा हो? क्योंकि पर्दे के पीछे कहानी थोड़ी अलग थी। CBS, टाइम मैगजीन और हाँ, कई दूसरे बड़े नाम वो खामोशी से CIA के साथ मिलकर काम कर रहे थे। और मकसद सिर्फ सुरक्षा नहीं था जैसा लगता है। नहीं, मकसद था सोच को आकार देना। तो आज हम एक ऐसी कह सकते हैं भूली हुई कहानी की तह तक जा रहे हैं, जहां खुफिया एजेंसियों ने कथित तौर पर मीडिया को अपने इशारों पर चलाया। और सवाल ही उठता है कि क्या वो खेल कभी खत्म भी हुआ या सिर्फ उसका रूप बदल गया? हाँ, या सिर्फ रूप बदल गया। क्या आज भी वो रेखाएं उतनी ही धुंधली हैं? खैर ठीक है, चलिए इसकी परतें खोलते हैं। तो देखिए, दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ, अमेरिका के पास जबरदस्त ताकत थी, लेकिन साथ ही एक गहरा डर भी था। एक तरह का पैरानोया कह सकते हैं। सोवियत संघ जो पहले साथी था, अब दुश्मन दिख रहा था। और वॉशिंगटन में एक नए किस्म का युद्ध शुरू हो रहा था। हथियारों का नहीं, ये सूचना का युद्ध था, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इसी माहौल में 1947 में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA बनी। और इसका मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं था, बल्कि जानकारी को गढ़ना भी था। दुनिया क्या सोचे, क्या महसूस करे, इसे प्रभावित करना था। अच्छा, मतलब सिर्फ जासूसी नहीं, ये तो माइंड कंट्रोल जैसा कुछ हुआ एक तरह से। हाँ, और इसी नई एजेंसी में एक शख्स थे, फ्रैंक विजनर। उनको खुली छूट मिली थी गुप्त मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन चलाने की, ऐसे अभियान जिनका मकसद ही लोगों की सोच बदलना होता था। और उनका मिशन क्या था? मिशन बिल्कुल साफ था, ये पक्का करना कि दुनिया अमेरिका की कहानी सुने अमरीकी नजरिए से, और बाकी सारी आवाजें वो दबा दी जाएं। विजनर इसे अपना माइटी वुर्लित्जर कहता था। वुर्लित्जर एक बड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना? हाँ। तो उसका मतलब था कि उसके पास एक ऐसा ताकतवर हथियार है जिसे बजाकर वो किसी भी देश को अमेरिका की धुन पर नचा सकता है। और ये धुन बजनी थी अखबारों से, रेडियो से, टीवी से, पत्रकारों के जरिए। और ये सब क्या मतलब चोरी छिपे चल रहा था, बिना किसी मंजूरी के? नहीं, यही तो दिलचस्प बात है। ये कोई अनाधिकारिक साजिश नहीं थी, इसे सरकार के टॉप लेवल पे मंजूरी थी। ये अमेरिका की आधिकारिक नीति का हिस्सा था, बस पर्दे के पीछे। तो ये माइटी वुर्लित्जर, ये बजाना कब शुरू हुआ ठीक से? ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड कब हरकत में आया? 1950 के दशक की शुरुआत तक ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड पूरी रफ्तार में था। पैसा वो आ रहा था गुप्त बजट से, ऐसे खातों से जिनका कोई हिसाब किताब नहीं। और अपने पीक पर CIA के रिश्ते, अब अंदाजा लगाइए, दुनिया भर में 400 से ज्यादा पत्रकारों, संपादकों, प्रकाशकों, मीडिया एग्जीक्यूटिव्स तक फैले थे। 400 से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इसमें कौन कौन थे, मतलब कुछ बड़े नाम? हाँ, बड़े नाम थे। एसोसिएटेड प्रेस, CBS, टाइम लाइफ मैगजीन, रॉयटर्स, यहाँ तक कि विदेशी मीडिया भी। कुछ लोगों को तो बाकायदा मतलब खुफिया चैनलों से भर्ती किया गया था। और बाकियों को शायद पता भी नहीं था कि वो अनजाने में किसके लिए काम कर रहे हैं। वो बस अपनी कहानी कवर कर रहे थे, लेकिन कहानी अक्सर CIA के मन मुताबिक दिशा में मोड़ दी जाती थी। लेकिन ये होता कैसे था? मतलब तरीका क्या था? किसी पत्रकार को कैसे प्रभावित करते थे? तरीके कई थे। कुछ को सीधे पैसे दिए जाते थे मेज के नीचे से, कभी नकद, कभी किताबों के बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, भाषण देने के पैसे या कंसल्टेंसी के नाम पर मोटी फीस। और पैसों के अलावा कुछ मामलों में CIA सिर्फ कहानी को प्रभावित नहीं करती थी, वो कहानी खुद लिखती थी। पत्रकार को बस एक स्क्रिप्ट मिलती थी, पहले से लिखी हुई, जिसमें सही पॉलिटिकल एंगल होता था। उन्हें बस अपना नाम डालना होता था, सिर्फ अपना नाम, और वो छप जाती थी। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ खबरों की बात नहीं है। अच्छा, और कहाँ असर था इसका? फिल्में, मैगजीनें, यहाँ तक कि एकेडमिक जर्नल तक, उनमें CIA के तय किए गए टॉकिंग पॉइंट्स शामिल किए जाते थे। मतलब वो खास मुद्दे या तर्क जो एजेंसी चाहती थी कि जनता तक पहुँचे। मतलब कोई भी चीज जो जनता की राय बदल सके, वो CIA के काम की थी।
उन्होंने तो विदेशों में अमेरिकी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पूरी की पूरी नकली प्रेस एजेंसियां तक खड़ी कर दी। बाहर से बिल्कुल असली लगती थी, पर थी फ्रंट संगठन। और अगर कोई पत्रकार मना कर दे, साथ न दे, तो फिर उनको बदनाम किया जाता, उन पर पाबंदियां लगा दी जाती या खामोशी से उनकी जगह कोई और ले आता। देखिए, मकसद ये नहीं था कि पूरे मीडिया को कंट्रोल किया जाए, तो फिर बस इतना काफी था कि कहानी को देश में और दुनिया में सही दिशा दी जा सके। और कहना पड़ेगा, ये तरीका काम कर गया। दशकों तक लोग वही पढ़ रहे थे, वही सुन रहे थे जो CIA उन्हें पढ़ाना और सुनाना चाहती थे। यहाँ से ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसके तो ठोस उदाहरण भी हैं, है ना? हाँ, कई उदाहरण हैं। जैसे कोरियाई युद्ध को लीजिए। उस वक्त CIA के बनाए फ्रंट ग्रुप्स थे, जैसे रेडियो फ्री प्रेस एशिया। इन्होंने कम्युनिस्ट अत्याचारों की ऐसी कहानियां फैलाई जिनकी पुष्टि भी नहीं हुई थी कई बार। और फिर वो मीडिया में आ गई। हाँ, बाद में उनमें से कुछ कहानियां लाइफ मैगजीन और CBS न्यूज जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भी दोहराई गईं। या फिर लैटिन अमेरिका को देखिए। हाँ, वहाँ तो सीधे दखल के आरोप हैं। बिल्कुल। 1954 में ग्वाटेमाला और 1973 में चिली, इन देशों में हुए तख्ता पलट के पीछे CIA का हाथ बताया जाता है। और उसी वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम मैगजीन जैसे बड़े अखबारों में संपादकीय छप रहे थे जो वहां के लोकतांत्रिक नेताओं को कम्युनिस्ट खतरे की तरह दिखा रहे थे। अच्छा, मतलब खबरों के जरिए एक तरह से जमीन तैयार की जा रही थी, कह सकते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट को ही देख लीजिए। उस समय अमेरिकी मीडिया में खबरें ऐसी थीं जिनसे राष्ट्रपति केनेडी नैतिक रूप से सही लगे, उनका पक्ष मजबूत दिखे। चुनिंदा खबरें लीक की गईं, डर का माहौल बनाया गया। लेकिन अमेरिका की अपनी मिसाइलों का क्या? तुर्की वाली? हाँ, वो बात दबा दी गई। तुर्की में अमेरिका की खुद की खुफिया मिसाइल तैनाती पर पर्दा डाला रखा गया। और वियतनाम? वो युद्ध तो मीडिया के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। वियतनाम में भी, खासकर शुरुआती सालों में, मैदान में मौजूद कई रिपोर्टर अक्सर वही बातें दोहरा रहे थे जो उन्हें CIA के संपर्क अधिकारियों से मिल रही थीं। युद्ध को ऐसे दिखाया जा रहा था जैसे उसे जीता जा सकता है, जबकि वो एक राजनीतिक दलदल बन चुका था। और ये सब कितने वक्त तक चला? 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त तक ये ऑपरेशन खामोशी से चलता रहा और आम लोगों को इसकी हवा तक नहीं लगी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ कुछ घटनाओं को अपने हिसाब से मोड़ने की बात नहीं थी। ये लगातार धीरे धीरे उस चश्मे को बदलने की कोशिश थी जिससे लोग दुनिया को देखते हैं। नजरिए को आकार देने का खेल था ये। लेकिन फिर 70 के दशक की शुरुआत में हवा बदली। वियतनाम युद्ध की तबाही, वाटरगेट स्कैंडल जिसने राष्ट्रपति तक को हिला दिया। लोग सवाल पूछने लगे थे, वो सवाल जो शायद पहले पूछने चाहिए थे। बिल्कुल। और इसी दबाव में 1975 में बनी चर्च कमेटी, सेनेट की जांच समिति थी ये। अध्यक्ष थे सेनेटर फ्रैंक चर्च। काम था खुफिया एजेंसियों, खासकर CIA के गैर कानूनी कामों का पर्दाफाश करना। उन्होंने मिला क्या मॉकिंगबर्ड का नाम आया सामने? जो मिला वो उम्मीद से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। अवैध जासूसी, विदेशी नेताओं की हत्या की साजिशें, साफ हो गया कि CIA अपने दायरे से बहुत बाहर जा चुकी थी। और हाँ, चर्च कमेटी ने कंफर्म किया कि CIA ने अमेरिका के लगभग हर बड़े न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में पत्रकारों को खुफिया तौर पर अपने साथ मिला रखा था। हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में? लगभग हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। और उनका इस्तेमाल देश विदेश में खबरों को मोड़ने के लिए किया जा रहा था। ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड अब सिर्फ अफवाह नहीं था, वो एक साबित हो चुका सच था। जनता की क्या प्रतिक्रिया थी और CIA ने क्या कहा इस पर? जनता तो हैरान थी, सदमे में थी। जिस मीडिया पर वो इतना भरोसा करते थे वो खुफिया एजेंसी के इशारों पर चल रहा था। CIA ने वादा किया कि भाई ऐसा दोबारा नहीं होगा और बस मामला खत्म। हाँ, जैसे मामला रफा दफा हो गया। मीडिया भी आगे बढ़ गया, किसी की कोई खास जवाबदेही तय नहीं हुई। लोगों से कहा गया सब ठीक है, अब चिंता मत करो। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है ना? कहानी के मुताबिक सिर्फ वादा काफी नहीं था। बिल्कुल। असल बात यह है कि CIA को मीडिया को प्रभावित करने से रोकने के लिए कोई सख्त कानून नहीं बना, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं आया, एजेंसी के अंदर कोई बड़ी सफाई नहीं हुई, बस एक खुफिया एजेंसी का खामोश वादा था। तो सवाल ये उठता है, क्या मॉकिंगबर्ड सच में बंद हो गया का? या सिर्फ उसका नाम बदल दिया गया, उसे नया रूप दे दिया गया, मतलब आज के जमाने के हिसाब से? यहीं पर यह विचार आता है कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, वो इवॉल्व हो गया, विकसित हुआ। 80 और 90 के दशक तक तरीके बदल गए। अब शायद जर्नलिस्ट को सीधे लिफाफे देने की उतनी जरूरत नहीं रही। तो फिर कैसे?
रिश्ते कॉर्पोरेट न्यूज रूम के अंदर बनने लगे। CIA के पूर्व एजेंट बड़े टीवी नेटवर्क्स के सलाहकार बन गए और सबसे अहम बात हुई मीडिया का केंद्रीकरण। मतलब कम कंपनियों के हाथ में ज्यादा चैनल और अखबार आ गए। अच्छा, कंसोलिडेशन। हाँ, कंसोलिडेशन। इससे निगरानी कम हुई, विकल्प कम हुए, कंट्रोल करना शायद और आसान हो गया। और फिर 2000 का दशक आया, सोशल मीडिया का दौर। बिल्कुल, तब खेल और बदल गया। अब कहानी ऊपर से नीचे तक अपने आप पहुंच सकती थी। खबरें लीक करना, खास टॉकिंग पॉइंट्स फैलाना, गुमनाम सूत्रों का हवाला देना, ये सब नए हथियार बन गए। और वो चेहरे जो पहले पर्दे के पीछे थे, वही खुफिया दुनिया के बड़े नाम जो पहले सायों में थे, अब टीवी पर एक्सपर्ट बनकर हमें बता रहे हैं कि क्या सोचना चाहिए। जॉन ब्रेनन, जेम्स क्लैपर, माइकल हेडन, ये सब CIA या NSA के पूर्व प्रमुख रहे हैं और अब जाने माने कमेंटेटर हैं। क्या इसके हाल के उदाहरण भी दिए जाते हैं इस नजरिए में? हाँ, कुछ घटनाओं का जिक्र आता है, जैसे इराक युद्ध से पहले की वो कहानियां, पीला केक यूरेनियम, एल्यूमिनियम ट्यूब, मोबाइल वेपन लैब्स, ये सब बातें कहा जाता है गुमनाम सूत्रों से आईं और हर बड़े नेटवर्क पर छाई रहीं। बाद में सब गलत साबित हुआ। अफगानिस्तान युद्ध को आतंकवाद के खिलाफ एक जरूरी लड़ाई की तरह पेश किया गया, जबकि वो 20 साल तक चलने वाला एक पैसे का गड्ढा बन गया। ठेकेदार, झूठी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। यूक्रेन के मामले में ये तर्क दिया जाता है कि असहमति की गुंजाइश फिर कम हो गई है। प्रेस ये नहीं पूछता कि क्या हम एक प्रॉक्सी वॉर को हवा दे रहे हैं, बल्कि ये पूछता है कि लोग इसके पक्ष में क्यों नहीं है। तो कहानी का सार ये है, दशक बदला, स्क्रिप्ट वही रही। हाँ, इस नजरिए के मुताबिक। तो ये विचार सामने आता है कि शायद मॉकिंगबर्ड को दोबारा शुरू करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो शायद कभी पूरी तरह बंद ही नहीं हुआ था। बस उसे एक नई वजह चाहिए थी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। और अब शायद छिपाने की जरूरत भी कम हो गई, क्योंकि सवाल पूछने वाले कम हो गए। ये नजरिया हमें 2016 तक ले आता है और फिर कहानी के अनुसार एक ऐसा मोड़ आया जब राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति आया जो स्थापित मीडिया पर भरोसा नहीं करता था, जो बने बनाए नियमों से नहीं खेलता था। यहाँ बात डोनाल्ड ट्रंप की ओर है। जाहिर है, बताया जाता है कि जब वो 2016 में आए तो सिर्फ अपने विरोधियों से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक पुरानी गहरी व्यवस्था से टकरा रहे थे। वो पारंपरिक नेता नहीं थे, मीडिया में उनके कोई एहसान नहीं थे, और उन्होंने खुलकर मीडिया को फर्जी खबर, लोगों का दुश्मन कहा। हाँ, ये एक तरह से उस सिस्टम के खिलाफ सीधी चुनौती थी। और इसके बाद क्या हुआ, इस पर जो दृष्टिकोण है वो काफी गंभीर है। दावा यह है कि अचानक ऑपरेशन मॉकिंगबर्ड की पुरानी रणनीतियां जैसे फिर से जिंदा हो गईं। गुमनाम सूत्रों के हवाले से खबरों की जैसे बाढ़ आ गई। लीक हुई खुफिया जानकारी पर आधारित कहानियों का बोलबाला हो गया। और वही पुराने चेहरे फिर सामने आ गए। एक पूर्व निदेशक जो पहले पर्दे के पीछे थे, अब टीवी पर मुखर होकर राजनीतिक पंडित बन गए और ट्रंप को लोकतंत्र के लिए खतरा बताने लगे। ये भी आरोप लगे गुमनाम सूत्रों के हवाले से कि मौजूदा राष्ट्रपति रूसी एजेंट है, और ये आरोप उन्हीं एजेंसियों से आ रहे थे जिन्होंने कभी मॉकिंगबर्ड चलाया था, ऐसा कहा जाता है। और डिजिटल दुनिया में टेक प्लेटफॉर्म्स का क्या रोल बताया जाता है? कहानी आगे ये बताती है कि बड़े टेक प्लेटफॉर्म्स ने भी कथित तौर पर उन आवाजों को दबाना शुरू कर दिया जो मुख्य धारा से अलग थी। उन्हें फ्लैग किया जाने लगा, उनकी पहुंच कम की जाने लगी या सीधे प्रतिबंधित कर दिया गया। जो कहानियां खुफिया समुदाय के नजरिए को चुनौती देती थीं, उन पर गलत सूचना का लेबल लगा दिया गया। और पत्रकार, कहा जाता है कि वही पत्रकार जो कभी सत्ता से सख्त सवाल पूछते थे, अब या तो खामोश हो गए या सरकारी लाइन को ही आगे बढ़ाने लगे। तो निचोड़ ये है इस नजरिए के मुताबिक कि पुराना ऑपरेशन एक नए लिबास में वापस आ गया था, हैशटैग और डिजिटल फैक्ट चेकर्स के साथ। और ये मायने नहीं रखता कि कोई ट्रंप को पसंद करता है या नहीं। अहम बात ये थी कि क्या कहने की इजाजत नहीं थी और किसे चुप कराने की ताकत अचानक मिल गई थी। कहा जाता है कि CIA को प्लेबुक फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बस उसे दोबारा खोलना पड़ा। तो संक्षेप में अगर देखें, आज हमने जिस कहानी की पड़ताल की वो एक ऐसे ऐतिहासिक ऑपरेशन के बारे में है जो कथित तौर पर दशकों तक मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये इशारा करती है कि शायद ये ऑपरेशन खत्म होने के बजाय सिर्फ अपना रूप बदलकर डिजिटल युग में ढल गया हो, जहां ऑनलाइन नैरेटिव को कंट्रोल करना सबसे अहम हो गया है।
बिल्कुल, यह दृष्टिकोण बताता है कि जिन एजेंसियों ने कभी मॉकिंग बर्ड चलाया था वही अब उस ऑनलाइन दुनिया को आकार देने में भूमिका निभा रही हैं जिसमें हम सब रहते हैं। अब शायद किताबें जलाने की जरूरत नहीं, कहानियों को दबा देना ही काफी है। तो आखिर में कुछ सवाल आते हैं सोचने के लिए, जैसा कि ये पूरी कहानी इशारा करती है। अगर प्रेस आजाद है तो वो सब एक ही बात क्यों कहते नजर आते हैं? अगर सच बोलना खतरनाक है तो ये कौन तय कर रहा है कि किसे क्या सुनने की इजाजत है और किसे नहीं? ये वाकई सोचने वाली बात है। असली सवाल शायद ये नहीं है कि क्या मीडिया हमेशा सच बोलता है, शायद ये है कि अगर वो सच नहीं बोल रहा तो ऐसा कब से चल रहा है, तो इसका क्या मतलब निकलता है?